हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम शिमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग आवर सीरीज। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस टिल आर्टिकल 21, राइट? तो प्रीवियस क्लास में आर्टिकल 21 तक हमने डिटेल में डिस्कस किया और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम फंडामेंटल राइट्स को पूरा कंप्लीट करेंगे और आज हम आर्टिकल 22 ऑनवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं till Article 35. Now, before I start with the session, I would like to inform you कि अगर आपको क्लास के नोट्स चाहिए तो आप क्लास के नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं PW के ऐप में जाके। उस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप जो है सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वी हैव नीति फाउंडेशन बैच, जिसमें आप एनरोल करके अपनी कंप्रीहेंसिव तैयारी कर सकते हैं और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप पीडब्ल्यू का ऐप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप वेरियस स्टेट्स के एपीयू की टारगेट कर रहे हैं तो एपीयू को टारगेट करने के लिए वी हैव अभियोजन फाउंडेशन बैच, जहाँ पे आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है बहुत सारे डिफरेंट स्टेट के एपीयू एग्जामिनेशन की। सो ये भी एक फाउंडेशन बैच है जहाँ पे आपकी जो है परफेक्ट प्रिपरेशन कराई जाएगी एज पर दी सिलेबस। सो इसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हैं पीडब्ल्यू का ऐप, और आपको ऐप में बाकी सारे और भी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 22 से लेके आर्टिकल 35 तक, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टिकल 22। नाउ आर्टिकल 22 बेसिकली बात कर रहा है आपके प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आपको ऐसा नहीं है कि मनचाहा अरेस्ट कर लिया, डिटेन करके रख लिया। ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है एक्यूज के राइट्स को जिसको डिटेन कर लिया है, राइट? तो यहाँ पे समवेयर और दी अदर ये जो आर्टिकल है ये डील कर रहा है राइट्स, उन लोगों के राइट्स के साथ जिन लोगों को डिटेन कर रखा है, डिटेंशन में रख रखा है, उनके राइट्स के साथ ये सेक्शन जो है वो डील करता है आपका, ठीक है? नाउ अ पर्सन डिटेन इन द कस्टडी, अगर किसी पर्सन को कस्टडी में डिटेन करके रखा है उसको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा रीजन कि भाई आपने उसको क्यों अरेस्ट किया है। तो उसको अरेस्ट करने का कारण क्या है ये आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है? ये एक फंडामेंटल राइट है। उसको आप पूरा मौका दोगे कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसका केस लड़ेगा कौन, एडवोकेट कौन होगा उसका, उसको चूज करने का वो पूरा अधिकार है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि अरेस्टेड इंडिविजुअल आपका जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी होना जरूरी है। तो ये तीन प्राइमरी चीज है यहाँ पे। तो आर्टिकल 22 बेसिकली आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि अगर आर्बिट्री तरीके से अगर जो है अरेस्ट कर लिया है तो फिर आपके कुछ राइट्स हैं। आपको ऐसे कोई मनचाहा तरीके से पुलिस का मनाया अरेस्ट करके लिया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। कोई भी आपको अननेसेसरली डिटेन करके नहीं रख सकता। नाउ जो ये प्रोटेक्शन है आपका, ये बेसिकली आपको आर्टिकल 22 जो है वो एक सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहा है, जो सेफगार्ड सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है आपके देश के नागरिक को। यानी कि जो ये सेफगार्ड है ये आपका एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है। एट द सेम टाइम ये सेफगार्ड जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में भी आपको ये प्रोटेक्शन आर्टिकल 22 का नहीं मिलता है, ठीक है? नाउ लेजिस्लेचर ने अलाउ किया है कि वो लॉज बना सकते हैं, लेजिस्लेचर्स कानून बना सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। अगर उसको स्टेट की सिक्योरिटी करनी है, ठीक है, अगर उसको मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर, सप्लाई करने हैं एसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, या फिर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिफेंस, फॉरेन अफेयर और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, अगर लेजिस्लेचर चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो वो लॉ इनैक्ट कर सकता है। और हमने बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन पे लॉज देखे भी हैं। नाउ ये तो मैंने आपको बताया कि भाई आर्टिकल 22 जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट डिटेंशन, आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। नाउ डिटेंशन दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब जो ये प्यूनिटिव डिटेंशन होता है ये बेसिकली जब आपने कोई अपराध कर दिया है, ठीक है, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया, उसकी सजा आपको दी जा रही है, या फिर आपने किसी अपराध को करने की कोशिश करी,
उसकी अटेम्प्ट में आपको जो है पनिशमेंट दी है, तो एक तरीके से पनिशमेंट है और फिर आपको जेल में डाल दिया है, डिटेन कर दिया है, तो दैट इज व्हाट इज योर प्यूनिटिव डिटेंशन। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन इज कि आपने अभी कोई अपराध किया नहीं है, लेकिन हमें शक है कि आप अपराध कर सकते हो, तो हम आपको डिटेन कर सकते हैं। नाउ इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्यूनिटिव डिटेंशन जो है वो क्या होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन बेसिकली ये एक पनिशमेंट के तौर से आपको डिटेन करके रखा जा रहा है। पनिशमेंट क्यों? कि आपने फलाना जो है अपराध किया, उस अपराध की सो एंड सो सजा है कि आपको 3 साल जेल की हवा खानी पड़ेगी, तो हम आपको 3 साल डिटेन करके रखेंगे। तो यहाँ पे जो ये प्यूनिटिव डिटेंशन है, तो ये डिटेंशन बेसिकली एज अ पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ऑफेंस है। और ये प्यूनिटिव डिटेंशन तब होता है जब या तो आपने एक्चुअली अपराध कर दिया है या फिर आपने अपराध करने की कोशिश करी है, अटेम्प्ट किया है टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम। अब अगर किसी भी पर्सन को इस प्यूनिटिव डिटेंशन में आप डिटेन कर रहे हो, तो आपको उस पर्सन को प्रोड्यूस करना होता है मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर, ऐसा आपका क्रिमिनल प्रोसीजर भी कहता है। तो समवेयर और दी अदर आर्टिकल 22 और क्रिमिनल प्रोसीजर के जो अरेस्ट के सेक्शंस हैं, वो आपस में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बनाते हैं और उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि भाई आप अगर अरेस्ट कर रहे हो तो 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होगा मजिस्ट्रेट के आगे अरेस्टेड पर्सन को। उसमें आपका जो टाइम है जर्नी का, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। जहां से अरेस्ट किया और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाने में 6 घंटे लग गए, तो वो 6 घंटे आपके 24 घंटे में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, ऐड नहीं किए जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे जो अरेस्टेड पर्सन है उसके पास पूरी खुली छूट है कि वो जो है कंसल्ट कर सकता है अपने मर्जी के लॉयर से या फिर लीगल प्रैक्टिशनर को चुन सकता है अपनी मर्जी का। पूरी खुली छूट है उस एक्यूज पर्सन के पास जिसको अरेस्ट किया गया है। तो ये तो होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ये तो आपका प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली डिटेंशन हो रहा है बिना ट्रायल के। आपको कन्विक्ट नहीं किया, आपका ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको कोर्ट ने जो है वो डिटेन किया है। किस आधार पे किया है भाई? तो शक के आधार पे किया है। अब यहाँ पे देखो, पर्सन को पब्लिक कस्टडी में रखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन का? कि टर्म ही आपको बता रहा है प्रिवेंट करना, रोकना, है ना। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि अपराध होने से पहले ही उसको रोक लो। तो पर्पस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि हमें प्रिवेंट करना है, एक पर्सन को रोकना है कि वो कोई भी किसी भी तरीके का हार्म सोसाइटी को ना पहुंचाए। अगर खबर लग गई है मुझे कि भाई ये पर्सन जो है सब्सटैंशियली हार्म, पोटेंशियल हार्म कॉज करने वाला है सोसाइटी को, तो मैं उसको वहीं धर पकड़ूंगी। तो यहाँ पे कहता है, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अ पोटेंशियल हार्म टू द स्टेट और सोसाइटी एंड टू इंश्योर। यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंटिव डिटेंशन का कि हम ये इंश्योर करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो स्टेट की है ना कि भाई उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये इंश्योर करना जरूरी है कि पब्लिक सेफ्टी है और सोशल ऑर्डर, पीस मेंटेन है सोसाइटी में, स्टेट में, राइट। नाउ पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो लॉज बना सकती है, वो लॉज इनैक्ट कर सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर, स्पेशली रिलेटेड टू योर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और अगर किसी पर्सन को इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर डिटेन किया है 3 महीने के पीरियड के लिए, ठीक है, आप इन लॉज में 3 महीने के लिए डिटेन कर सकते हो, और अगर वो सैंक्शनड है तो उससे ज्यादा भी डिटेन कर सकते हो। तो अगर एक एडवाइजरी बोर्ड है वो कहता है नहीं नहीं नहीं, 3 महीने से ज्यादा इसको डिटेन करने की जरूरत है, हमें क्राइम प्रिवेंट करने के लिए, सोसाइटी में पीस बनाने के लिए इसको 3 महीने से ज्यादा करने की जरूरत है डिटेन, तो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसा है, पर्सन को अगर आपने अरेस्ट किया है इन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर, तो आप उसको डिटेन कर सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ए, और कहता है कि ये 3 मंथ भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर एडवाइजरी बोर्ड कह देगा तो, अगर एडवाइजरी बोर्ड कह देगा तो, ठीक है।
यहाँ पे कहता है कि जो इंडिविजुअल डिटेन होता है इस लॉ में, उस प्रिवेंटिव लॉज में, तो उसके पास कोई राइट नहीं है लीगल प्रैक्टिशनर या लॉयर को कंसल्ट करने का। हमने प्यूनेटिव डिटेंशन की बात करी तो वहां हमें देखने को मिला कि वहां पे तो लॉयर के पास लॉयर को कंसल्ट करने का या प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करने का तो एक्यूज का राइट था, वो अलाउड था। बट यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन में ही इज नॉट अलाउड टू कंसल्ट लॉयर, उसका राइट नहीं है सच, राइट। नाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज देश में बहुत इनैक्ट हुए, कुछ रिपील भी कर दिए गए, एंड दीज आर फ्यू लॉज जहाँ पे डिटेंशन भी बता रखा है और बता रखा है कि भाई समाज में ये इंश्योर करने के लिए, सोसाइटी में, कि भाई कोई क्राइम ना हो, ऑफेंस ना हो, सेफ्टी रहे, पब्लिक सेफ्टी रहे, ठीक है, सिक्योरिटी रहे, उसको ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट लॉज बना सकती है। उसने ये सारे लॉज बनाए। सबसे पहले आया था उसमें आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जिसको बेसिकली अब वो एक्सपायर हो गया 1969 में। उसके बाद आपका आता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको हम यूएपीए के नाम से भी जानते हैं। इसको 2019 में अमेंड किया गया और इसमें प्रोविजंस इंक्लूड किए गए टेरर फाइनेंसिंग, साइबर टेररिज्म, इंडिविजुअल डेजिग्नेशन टू ऑफ टेरर एक्टिविटीज एंड सीजर ऑफ प्रॉपर्टी जैसे जो है कुछ प्रोविजंस को इनमें ऐड किया गया अमेंडमेंट के माध्यम से। तो यूएपीए तो बहुत ज्यादा फेमस है, हम अक्सर न्यूज में भी सुनते रहते हैं। देन कम्स योर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आप डिटेन कर सकते हो एक पर्सन को 1 साल के लिए। तो डिटेंशन अप टू 1 year इज अलाउड एज पर दिस लॉ। देन कम्स योर कन्वर्जन sorry conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities act 1974। इसमें 6 महीने तक आप डिटेन कर सकते हो। देन वी हैव अनदर लॉ दैट इज प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980, जिसमें भी आप 6 महीने तक डिटेन कर सकते हो। एंड द लास्ट इज प्रिवेंशन ऑफ illicit traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1988। तो ये कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले लॉज हैं जहां पे बेशक आपका ट्रायल नहीं हुआ है, बेशक आपको कन्विक्ट नहीं किया है, बट प्रिवेंट करने के पर्पस के लिए हम जो है डिटेन कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के ये कुछ आपके लॉज हैं। Then moving ahead with article number 23, which talks about prohibition of traffic in human being and forced labor। एक आदमी का, औरत का खरीदना बेचना इज प्रोहिबिटेड। यू कैन नॉट सेल ह्यूमन बीइंग। आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को बेच खरीद नहीं सकते हो, दैट इज। और स्लेवरी नहीं करवा सकते हो, बॉन्डेड लेबर नहीं करा सकते हो, दिस इज एब्सोल्युटली बैंड। यू आर नॉट सपोज टू डू दैट, राइट। तो यहाँ पे कहता है ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो ह्यूमन बीइंग को एज मटेरियल गुड। तो ट्रैफिकिंग का क्या मतलब होता है? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि बेसिकली हमने बहुत सारा सुना है कि यार कुछ कुछ इलाकों में स्टिल बहुत न्यूज़ भी आती है कि भाई इस इलाके में ना जो है बिहार की लड़कियां खरीदी जाती हैं, बिहार के कुछ गांव की लड़कियां खरीदी जाती हैं। सिमिलरली कुछ और किसी और स्टेट के गांव की लड़कियों का वहां पे बेचा जाता है, उस जगह बेचा जाता है। लोग जो है नॉट ओनली इंडिया में बट इंडिया के बाहर भी जो है लोग बेचते हैं। दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है, वो आपका अलाउड नहीं। तो ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज एन ऑफेंस ऑल्सो। सो यहाँ पे कहता है कि ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एज मटेरियल गुड। नाउ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एंड भीख मांगना, ठीक है, along with the forced labor, similar forms of forced labor are prohibited। तो आप किसी भी व्यक्ति को खरीद बेच नहीं सकते, किसी से फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, और ना ही आप किसी से भीख मंगवा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो फिर आपने जो है दंडनीय अपराध किया है, दिस इज एन ऑफेंस, दिस इज प्रोहिबिटेड ऑल्सो। एंड इंदौर इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जिसने बेसिकली बेगिंग को ऑफेंस बनाया है। तो जो भीख देता है उसको भी सजा होगी, जो भीख मांगता है उसको भी सजा होगी,
ठीक है। तो एमपी में जो इंदौर सिटी है वो पहली सिटी है जहाँ पे भीख देना भी अपराध है, भीख मांगना भी अपराध है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ट्रैफिकिंग हमें समझ में आ गया कि एक तरीके से खरीद बेच की बात कर रहे हैं कि आप खरीद बेच नहीं सकते किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को, किसी भी पुरुष को। इनफैक्ट इसमें आपका स्लेवरी और बॉन्डेड लेबर भी आता है, ठीक है ना। कुछ लेजिस्लेचर यहाँ पे लॉ कानून बनाया है पार्लियामेंट ने। तो आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 इज देयर, देन वी हैव बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976 इज देयर, ठीक है, जो इसको एक अपराध बनाता है। बट इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई कंपल्सरी सर्विस है जो स्टेट ने इम्पोज करी है पब्लिक पर्पस के लिए, तो दैट विल नॉट फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो वो आपका इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। और ये आर्टिकल आपका सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 जो है वो बात करता है कि यू आर नॉट सपोज टू सेल और बाय ह्यूमन बीइंग, और इनफैक्ट आप उनसे फोर्स लेबर भी नहीं करा सकते। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 24। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, कि भाई आप एक सर्टेन एज के बच्चों को फैक्ट्री में एज एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, आप उनको एज एन एम्प्लॉय नहीं रख सकते, ठीक है। उनके लिए डेंजरस है, बच्चों के लिए डेंजरस है। तो बच्चों की हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल आपका इनकॉर्पोरेट किया। तो यहाँ पे कहता है कि नो चाइल्ड below the age of 14 years shall be employed to work in any factory, mine of or any hazardous occupation। तो जहाँ पे कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, माइंस हैं, वहां पे 14 साल से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे, आप उन्हें नौकरी पे नहीं रखेंगे। Now, this is an absolute right and does not allow any sort of exception for employment in any kind of hazardous occupation or activity। तो यहाँ पे कह रहा है कि जितनी भी hazardous activity क्यों ना हो, आपको किसी भी तरीके का कोई भी लूप होल नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रखा है। 14 साल के बच्चे को आप नहीं एम्प्लॉय करोगे किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी माइंस में, या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे हडाजियस वर्ड होता है, हडाजी ओशन, जहाँ पे डेंजरस ऑक्यूपेशन है, डेंजरस एक्टिविटी है, वहां पे आप बच्चे को नहीं एम्प्लॉय करोगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने इस चीज को लेके टाइम टू टाइम लॉज भी बनाया है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि आर्टिकल 24 का पूरा पालन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्रोहिबिशन की बात करी गई है कि भाई बच्चे को आप 14 साल से कम के बच्चे को किसी भी डेंजरस एक्टिविटीज या जैसे जो डेंजरस ऑक्यूपेशन है जो बहुत ज़्यादा उसके हेल्थ के लिए, जो उसको हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, या फिर ऐसी कोई माइंस हैं जहाँ पे बच्चे की हेल्थ अफेक्ट होगी, तो वहाँ पे आप उसको नहीं एम्प्लॉय कर सकते। नाउ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसको रीनेम किया गया चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1896 से, फॉर सेफगार्डिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन हजार्डियस एक्टिविटीज। Now, the act prohibits employment of children below the age of 14 years in all types of occupation, कि भाई आप किसी भी तरीके के ऑक्यूपेशन में 14 साल से कम के बच्चों को नहीं रखोगे। एंड दिस एक्ट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ अडोलसेंट, 14 से 18 साल के लोगों को भी ये एक्ट बेसिकली प्रोहिबिट करता है कि वो हजार्डियस ऑक्यूपेशंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जो आपके हजार्डियस ऑक्यूपेशंस हैं उसमें अडोलसेंट बच्चे भी नहीं जाएंगे, ये यहाँ पे कह दिया गया है अब। तो 14 से 18 साल के बच्चे भी डेंजरस या हडाजियस ऑक्यूपेशंस में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दिस वाज योर एब्सोल्यूट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 24, जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। देन कम्स योर आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 26 रिलीजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है बताया है कि एक पर्सन के पास आज़ादी है, इस बात का फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन अपनी मर्जी से चुन सकता है, प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, दैट मीन्स कि एक इंडिविजुअल एब्सोल्युटली फ्री है डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि उसका रिलेशन क्या होगा स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है। उसको कौन से धर्म को फॉलो करना है, उसको क्या उसको धर्म फॉलो करना भी है या नहीं करना है,
ठीक है, तो रिलीजियस होना है, कौन से रिलीजन के साथ जुड़ना है, ये सब एक इंडिविजुअल खुद से डिसाइड करेगा। स्टेट का कोई भी रोल नहीं रहेगा और स्टेट रिलीजन के मामले में स्पेशली न्यूट्रल रहेगा। राइट है प्रोफेस करने का, यानी कि वो व्यक्ति, एक इंडिविजुअल अपने रिलीजियस बिलीफ को डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, अपने फेथ को ओपनली, फ्रीली डिक्लेयर कर सकता है कि भाई मैं बिलोंग करता हूं हिंदू रिलीजन से, ठीक है, मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुज्म को फॉलो करता हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं इस्लाम को फॉलो करता हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता हूं एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक पर्सन फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, उसके ऊपर कोई ऐसा किसी भी तरीके का डर, भय और दबाव नहीं है। एक व्यक्ति अपने रिलीजन को चुन सकता है, एक व्यक्ति अपने रिलीजन, अपने फेथ को डिक्लेयर भी कर सकता है, अपने बिलीव्स को, अपने रिलीजियस बिलीफ को डिक्लेयर भी कर सकता है, ठीक है। देन कम्स राइट टू प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कहता है कि भाई आपकी जो भी रिलीजियस वर्शिप में जो भी पूजा पाठ, नमाज पढ़ना या जो भी चीजें आती हैं, वो सब आप परफॉर्म भी कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, राइट, सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर, हमारा बेसिक फीचर है वो। अब यहां पे कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल्स, ceremonies एंड एग्जीबिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियाज, एब्सोल्युटली फ्री हो ये सब करने के लिए। आप कोई भी पूजा पाठ कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, रिचुअल्स कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप जो भी धर्म फॉलो कर रहे हो उसका आप सब कुछ करना आपको अलाउड है, प्रोपोगेट करना भी अलाउड है। मैं अपने धर्म के बारे में सबको बता सकती हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाऊंगी कि आप मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। प्रोपोगेट करने का राइट है, मैं बेसिकली अपनी धर्म की अच्छी अच्छी बातें आपको बता सकती हूँ कि अच्छा आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी में ये होता है, अच्छा आपको पता है कि हिंदुज्म में ये होता है, ये अच्छी अच्छी चीजें हैं, ये हमें बताया जाता है, ये हमारा रिलीजन कहता है, ये बहुत सालों पुराना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को बता तो सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कन्वर्ट करने के लिए अपने रिलीजन में। तो कन्वर्जन के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, वैसे आप प्रोपोगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को, ये आपका एक मौलिक अधिकार है, राइट। तो यहाँ पे कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रोपोगेट ऑफ रिलीजन, every person has the right to entertain any religious beliefs and practice rituals, worship, etc., propagating one's religious belief or view, preaching them does not include कि आप religious conversion करा रहे हैं through coercion या लालच देके, लोभ लालच किसी भी तरीके से आप कन्वर्ट नहीं करा रहे हो, आप बस अपने अपने रिलीजन की बिलीव्स बता रहे हो, तो दैट इज अलाउड। बट इसका एक एक्सेप्शन है, ये फंडामेंटल राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और वो रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पब्लिक मोरालिटी, ऑर्डर एंड पब्लिक हेल्थ को देखते हुए आपका ये राइट आपको दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम टू प्रोपोगेट, प्रोफेस, प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे इसमें दे रखा है, बट कीपिंग इन माइंड पब्लिक हेल्थ, मोलारिटी एंड ऑर्डर, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि प्रोपोगेट आप कर सकते हो, ठीक है, आप बता सकते हो अपने रिलीजन के बारे में, लेकिन आप फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करा सकते। एंटी कन्वर्जन और फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट, legislative measures aimed at preventing or prohibiting religious conversion, बहुत कन्वर्जन हो रहे हैं। तो अब जो है पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है कि भाई हम जो है, अब बहुत सारे स्टेट ने, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर ने, बहुत सारे स्टेट के लेजिस्लेचर ने बेसिकली कानून बना दिया है कि आप प्रोपोगेट तो करो, लेकिन आप फोर्स नहीं करोगे कन्वर्ट करने के लिए। अगर हमें ये पता लगता है कि आप धर्म परिवर्तन पे जोर दे रहे हो, रादर देन अपने धर्म के बिलीव्स को प्रोपोगेट करने से ज्यादा आपका इंटेंशन और आपका कंडक्ट ये दर्शा रहा है कि आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसी पर्सन को अपने रिलीजन में, तो दैट विल बी एन ऑफेंस नाउ।
तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने एंटी कन्वर्जन और फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट को लेकर आए हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स बेसिकली प्रोहिबिट करते हैं फोर्स्ड, फ्रॉडलेंट और कोअर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन, कि किसी भी तरीके से आपको धोखाधड़ी करके आपको कन्वर्ट ना किया जाए, कोई फोर्स पे आपको जो है कन्वर्ट ना किया जाए, और किसी भी तरीके से कोअर्स करके, फोर्स करके, फ्रॉडलेंट या इस तरीके का कन्वर्जन ना हो, रिलीजियस कन्वर्जन ना हो। तो फिर क्या हुआ कि 2012-15 में यूनियन मिनिस्टर ने, उन्होंने स्टेट किया कि पार्लियामेंट लैक द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी टू इनैक्ट लेजिस्लेचर प्रोहिबिटिंग रिलीजियस कन्वर्जन्स। तो यूनियन मिनिस्ट्री ने, लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि 2015 में कि भाई पार्लियामेंट के पास इतनी बैकिंग नहीं है, इतनी सैंक्शन नहीं है, इतनी अथॉरिटी नहीं है, और उनके पास लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है कि वो लॉज लेकर आए, कानून लेकर आए कि जहाँ पे हम रिलीजियस कन्वर्जन को प्रोहिबिट कर दें। तो 12 स्टेट्स हैं आपके, ये स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश ने बेसिकली अपने एंटी कन्वर्जन लॉज ले इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, ठीक है, अपने एंटी कन्वर्जन लॉज कि आप फालतू में जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हो, वो अगर आपने कराया तो वो कानूनी अपराध होगा, दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। इन सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट किया था, अ पर्सन कैन कन्वर्ट टू अनदर रिलीजन फॉर मैरिज। अगर पर्सन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है अपने आप को दूसरे धर्म में सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए, बट दैट such a conversion should not be used as pretext for avoiding legal obligations or responsibility। अगर आपने कन्वर्जन किया है शादी के लिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने ऑब्लिगेशन से भागने के लिए आपने कन्वर्जन किया है। एनी कन्वर्जन सोली फॉर मैरिज इज वॉइड। सिर्फ शादी के लिए अगर आपने किसी भी तरीके का कन्वर्जन किया है तो वो वॉइड है एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज डिफेंस इन एनी लीगल प्रोसीडिंग। तो फिर आप इस चीज को एज अ डिफेंस किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में नहीं यूज कर सकते अगर आपने कन्वर्जन किया है सिर्फ और सिर्फ शादी के पर्पस के लिए। सिर्फ शादी करने के लिए अगर आपने कन्वर्जन किया है तो दैट इज वॉइड। नाउ आर्टिकल 26 बात करता है कि भाई आपके पास पूरी आज़ादी है, फ्रीडम है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। नाउ ये जो फंडामेंटल राइट है या जो आर्टिकल है ये प्रोवाइड करता है कि हर रिलीजियस ग्रुप या डोमिनेशन के पास राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सकता है और मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। तो एक पर्सन के पास पूरी आज़ादी है कि वो बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना सकता है और उसको मैनेज भी कर सकता है, मेंटेन भी कर सकता है। तो स्टैब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है। मैनेज कर सकता है उसके खुद के अफेयर्स, उस रिलीजियस मैटर में जो भी अफेयर्स होंगे रिलीजियस मैटर के वो भी मैनेज कर सकता है। एडमिनिस्टर कर सकता है उस प्रॉपर्टी को एज पर लॉ, ठीक है। तो एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर आप जो है प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर कर रहे हो, स्टैब्लिश या मेंटेन कर रहे हो कोई भी इंस्टीट्यूशन रिलीजियस नेचर का या चैरिटेबल पर्पस के लिए, यू कैन डू दैट, और उसमें जो रिलीजियस मैटर्स होंगे उसमें आप अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज भी कर सकते हो। तो यू हैव एब्सोल्युटली, यू कैन से दैट, आपके पास वो राइट है, वो मौलिक अधिकार है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो। बट अगेन दिस राइट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। समवेयर और दी अदर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस तब लगाए जाएंगे जब वो जुड़े होंगे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ से। तो अगर इससे जुड़ा हुआ है तो आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्टिकल 26 के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज यू विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। देन कम्स योर आर्टिकल 29, ठीक है। अब आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब देखो माइनॉरिटी शब्द को कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। ये बात कर रहा है कि आर्टिकल 29 कहता है कि माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये पर्टिकुलर आर्टिकल स्टेट को प्रोहिबिट करता है
कि वो किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकती किसी भी कल्चर पे ऑन अ कम्युनिटी। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट टू इम्पोज एनी कल्चर ऑन द कम्युनिटी। आई एम सॉरी, कहता है कि भाई किसी भी कम्युनिटी पे आप कोई कल्चर इम्पोज नहीं करेगा स्टेट, कि नहीं नहीं आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यही कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, इस तरीके का जो है स्टेट नहीं बिहेव कर सकता। मैंने कि इस तरीके से वो इम्पोज नहीं कर सकता कोई भी कल्चर किसी भी रिलीजन पे या किसी भी कम्युनिटी पे बेसिकली। तो एनी कम्युनिटी या कोई भी सेक्शन है अगर सिटीजन का, उनके पास पूरा अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का, अपने स्क्रिप्ट को और अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का पूरा अधिकार है। किसी भी सिटीजन को मना नहीं करोगे आप, उसको आप एडमिशन देने से मना नहीं करोगे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका मेंटेन्ड है स्टेट द्वारा या फिर एड रिसीव कर रहा है स्टेट से। वो सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपके एडमिशन मना नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पे, कास्ट के आधार पे, रेस के आधार पे, रिलीजन के आधार पे आप जो है मना नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपका स्टेट से एड है या स्टेट द्वारा चलता है, ठीक है। और ये एप्लीके जो आर्टिकल 29 है ये एप्लीकेबल होता है सारे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पे, ठीक है, सारे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पे। अब देखो, रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अलग अलग माइनॉरिटीज हैं एज पर आर्टिकल 29। और रिलीजियस माइनॉरिटी में आपके मुस्लिम आ गए, सिख आ गए, क्रिश्चियंस आ गए, जैन्स आ गए, बुद्धिस्ट आ गए, पारसीज आ गए, ये सब आपके रिलीजियस माइनॉरिटीज में आते हैं। और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज में लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनर हैं वो आते हैं, ठीक है। देन आर्टिकल 30 बात करता है माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में ही आर्टिकल 29 और 30। अब आर्टिकल 30 कह रहा है कि 29 में तो हमने माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट किया, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। यहाँ 30 में कह रहा है कि माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑल माइनॉरिटीज, जितने भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, उनके पास राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस का। एंड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सच इंस्टीट्यूशन व्हाइल ग्रांटिंग एड। तो जब स्टेट कोई मदद दे रही है तो किसी भी तरीके का भेदभाव स्टेट नहीं करेगी, किसी भी तरीके का भेदभाव स्टेट नहीं करेगी। तो सारे माइनॉरिटीज के पास राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने चॉइस का। और स्टेट जो है वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। पूरा कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा वाइल एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, जब भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जाएगा, ठीक है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा स्टेट के, तो फिर उसमें आपको पूरा कंपनसेशन जो है वो मिलेगा। सच माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स shall receive aid and recognition from the state have to abide by certain regulations रिलेटेड टू एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे सिंपल सी बेसिक सी बात है, तो कॉमन सेंस है कि भाई जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी तरीके का एड या फिर हेल्प, एड मतलब हेल्प वो ले रहे हैं या रिकॉग्निशन मिल रहा है उन्हें स्टेट से, तो उनको कुछ सर्टेन रेगुलेशन का पालन करना पड़ेगा। भाई यदि आपको स्टेट से कोई मदद मिल रही है, स्टेट से रिकॉग्निशन मिल रहा है किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, तो फिर आपको कुछ रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा, वो रेगुलेशंस जो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है। सिंपल सी बात है। इंस्टीट्यूशंस जिनको कोई भी एड या रिकॉग्निशन नहीं मिलती है वो फ्री हैं एडमिनिस्टर करने के लिए खुद के अफेयर्स को। अब अगर आप स्टेट से कोई भी हेल्प नहीं ले रहे हो, कोई भी रिकॉग्निशन आपको स्टेट नहीं दे रही है एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, तो उस केस में आप अपने अफेयर्स खुद से मैनेज करो। बट उसमें भी आपको जो जनरल लॉज हैं वो तो फॉलो करने पड़ेंगे। जनरल लॉज लेबर को लेके, कॉन्ट्रैक्ट को लेके, उसका तो आपको पालन करना ही पड़ेगा, उसका तो आप जो है वोलेशन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई इंस्टीट्यूशंस को, माइनॉरिटी, देखो माइनॉरिटी के पास पूरा अधिकार है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, कोई माइनॉरिटी हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो या फिर लैंग्वेज रिलीजियस हो, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को
स्टैब्लिश भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। पूरा कंपनसेशन मिलेगा स्टेट की तरफ से। स्टेट की तरफ से उनको अगर एड मिल रहा है या रिकॉग्निशन मिल रहा है तो भाई उनको फिर कुछ रेगुलेशंस का पालन भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसको वो रेगुलेशन जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड है। अगर कोई एड नहीं मिल रहा तो ठीक है, आप अपने अफेयर्स को खुद से ही मैनेज करें। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स के आपके एक्सेप्शंस भी हैं, जिसमें आता है आपका आर्टिकल 31A, 31B और 31C। अब आर्टिकल 31A जो है वो बात करता है कि लॉ जो भी आपका एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स या फिर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स में बना था, उसको आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, चाहे बेशक आर्टिकल 14 को वॉयलेट कर रहा हो। एक तरीके की इम्यूनिटी आप कह सकते हो। तो आर्टिकल 31A जो है ये फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन बन के आया कि कोई भी लॉ जो है आपका एग्रीगेरियन रिफॉर्म का है या फिर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट को लेकर है कि आपने एक्वायर करा है कोई भी ई स्टेट, उसको आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते, चाहे बेशक वो आर्टिकल 14 और 19 का वॉयलेशन करता हो। सिमिलरली आर्टिकल 31B क्या कहता है कि जो भी कानून आपका शेड्यूल 9 के अंडर रख दिया गया है, ठीक है, उसको आप इनवैलिडेट नहीं कर सकते, इनवैलिड नहीं कर सकते, चाहे वो बेशक आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हो। तो अगर किसी को अंडर द अम्ब्रेला ऑफ शेड्यूल 9 रख दिया है, ठीक है, तो फिर अगर चाहे वो लॉ बेशक फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता हो, आप उस कानून को वॉइड डिक्लेयर नहीं करा सकते। देन कम्स आर्टिकल 31C जो बात करता है कि लॉज जो बनाए गए हैं इफेक्ट देने के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, उनको भी आप इनवैलिडेट नहीं करा सकते इवन इफ दे वॉयलेट आर्टिकल 14 एंड 19। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके फंडामेंटल राइट के। मूविंग अहेड विद आर्टिकल 32 जो बात करता है रिट्स की, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आप अपने मौलिक अधिकार को इन्फोर्स कराने के लिए आपके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, जिसके बारे में आर्टिकल 32 बात करता है। Now, this article lays down the provision for the enforcement of fundamental right विद इन पार्ट 3 इटसेल्फ। देखो पूरे ये मौलिक अधिकार आपके पार्ट 3 में दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और इनको इन्फोर्स करने के लिए भी प्रोविजन आपका पार्ट 3 में ही दिया हुआ है। प्रोवाइड्स फॉर राइट टू मूव टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, कि आप अपने मौलिक अधिकार को इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकती है for the enforcement of any right conferred by these writs। ठीक है, तो देखो ये है आपके प्रेरोगेटिव रिट्स। ठीक है, नोशन ऑफ प्रेरोगेटिव रिट वाज टेकन फ्रॉम इंग्लिश लॉ, तो ये हमारा इंग्लिश लॉ से हमने लिया था। अब 5 तरीके की रिट होती हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द रिट्स वन बाय वन। हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है किसी पर्सन को जिसको डिटेन किया है अनदर ने, कि भाई तुम उस पर्सन को प्रोड्यूस करो बिफोर द कोर्ट विद इन इट्स जुरिडिक्शन। तो अगर किसी का अननेसेसरी डिटेंशन हुआ है तो आप यहाँ पे हेबियस कॉर्पस की रिट लेके जा सकते हैं। ठीक है, कि भाई हेबियस कॉर्पस की रिट में कोर्ट आदेश कर देगा कि जिसको आपने डिटेन कर रखा है उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए। ये बेसिकली प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड एक्शन बाय द स्टेट और इंडिविजुअल, उसको बेसिकली उसके अगेंस्ट है ये। मैंडेमस वी कमांड, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, ये इशू किया जाता है अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो मैंडेमस की रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट या फिर सबऑर्डिनेट जुडिशरी के अगेंस्ट, अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मान लो अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप मैंडेमस की रिट फाइल कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट उस एग्जीक्यूटिव को बोलेगा कि भाई परफॉर्म करो अपनी ड्यूटी, अगर उसकी वो ड्यूटी है तो उसको परफॉर्म करो। कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। अब ये जो मैंडेमस का रिट है ये प्राइवेट इंडिविजुअल, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं इशू किया जाता है। इट कमांड्स एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला जाता है कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये ड्यूटी करनी है, परफॉर्म करनी है। अगर आप फेल हो गए ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए तो प्रोहिबिशन मीन्स टू प्रोहिबिट, टू फॉरबिड, फोरबिट करना, प्रोहिबिशन टू प्रोहिबिट, इशूड अगेंस्ट जुडिशियल। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इशू करती है कॉजा जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के अगेंस्ट। ठीक है, और उनको प्रिवेंट करती है फ्रॉम एक्सीडिंग बियॉन्ड देयर जुरिडिक्शन।
तो वो अपने अगर जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जाके कोई फैसला ले रहे हैं या कोई एक्ट कर रहे हैं, तो उनको बेसिकली प्रोहिबिट करती है ये प्रोहिबिशन का रिट। ये बेसिकली रिट हायर कोर्ट यूज करता है अगेंस्ट द लोअर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन के बियॉन्ड जा रही है तो ये रिट इशू हो सकती है, एंड इट कमांड्स इन एक्टिविटी। ठीक है, ये जो है आपका इन एक्टिविटी कमांड करता है। नेक्स्ट इज सरसरारी। अब सरसरारी मीन्स टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड। तो ये राइट जो है वो इशू की जाती है अगेंस्ट एनी जुडिशियल, क्वाजी जुडिशियल और सबऑर्डिनेट जुडिशियल बॉडीज टू क्वैश द ऑर्डर इशूड बाय इट। अब देखो यहाँ पे प्रोहिबिशन में क्या है कि भाई आप अपने जुडिक्शन के लिमिट के बाहर मत जाओ, प्रिवेंट किया जा रहा है एक तरीके से। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी ऑर्डर इशू कर दिया है किसी भी सबऑर्डिनेट जुडिशियल बॉडी ने, तो उसको ये रिट जो है सुप्रीम कोर्ट इशू करके उस ऑर्डर को क्वैश कर सकता है। इट इज क्यूरेटिव एज वेल एज प्रिवेंटिव। ये क्यूरेटिव भी है और प्रिवेंटिव भी है, और आप इसको इशू कर सकते हो इवन आफ्टर द केस हैज बीन जज्ड बाय अ सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो फैसला आ गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट द्वारा, उसके बाद भी आप इस रिट का को फाइल कर सकते हो। ठीक है, mandamus I have already told you। क्यों वारंटो यहाँ पे आएगा बेटा, क्यों वारंटो, क्यों वारंटो। ठीक है, क्यों वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी। यहाँ पे क्यों वारंटो का रेट जो है वो इशू किया जाता है इंश्योर करने के लिए लीगैलिटी ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस। जो पर्सन होल्ड कर रहा है ऑफिस, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए ये बेसिकली क्यों वारंटो का रेट इशू किया जाता है। और ये जनरली आपका इशू किया जाता है अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस, अगेंस्ट पब्लिक ऑफिस। तो ये कुछ 5 तरीके की आपकी रेट्स होती हैं। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए इन रेट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल 33। अब आर्टिकल 33 बात कर रहा है कि पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो मॉडिफाई कर सकती है, कर्टेल कर सकती है किसी भी फंडामेंटल राइट के एप्लीकेशन को। ठीक है, फंडामेंटल राइट जब भी कोई मेंबर किसी आर्म्ड फोर्स का, पुलिस फोर्स का या फिर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को यूज कर रहा है, तो उस केस में पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो मॉडिफाई और कर्टेल कर सकती है एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, पब्लिक पुलिस फोर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिकल 34 जो है वो बात करता है कि भाई रिस्ट्रिक्शंस है फंडामेंटल राइट्स के इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ मार्शल लॉ इन द एरिया। अगर मार्शल लॉ आपका इन्फोर्स हो रखा है तो फिर फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। तो स्टेट ऑफ अफेयर्स डिक्लेयर्ड बाय सिविल गवर्नमेंट अंडर विच मिलिट्री फोर्सेस आर एम्पावर्ड टू रूल, गवर्न, एडमिनिस्टर इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो अगर मार्शल लॉ का एप्लीकेशन है तो वहां पे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। And the last article, that is Article 35, which talks about the power to give effect to fundamental right under Part 3 is an exclusive privilege of Parliament। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट देने की जो पावर है ना, आप पार्ट 3 में, वो एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। सो ये कुछ आर्टिकल्स हैं आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं जो आई होप आपको समझ में आए होंगे। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमने डिस्कस कर लिया है डिटेल में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। आप सर्च कर सकते हैं मेरा नाम श्रीमी श्रीवास्तव, या फिर स्कैन करके भी रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। मेरी क्लास की अपडेट, नोटिफिकेशन, कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको पीडब्ल्यू के ऐप में जाके सर्च करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीरीज सर्च करेंगे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप सारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी उस ऐप में, और उसकी लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। मैं शेयर कई बार कर चुकी हूँ, मैं फिर दोबारा शेयर कर दूंगी उसकी लिंक। और उसकी लिंक इस बैच की, जहाँ से आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स डाउनलोड करेंगे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So this was all from my end in today's session. Thank you so much for joining me live in the session today. Thank you so much. See you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you.